मैं आप लोगों के साथ जरा कुछ अपने पेपर्स शेयर कर लेता हूँ. सो एवरीवन, आई एम हैप्पी टू वेट. जरा अपना सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म लॉग इन करो, और सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जब लॉग इन हो जाए और ये आपका ब्रूज अवेलेबल एग्जाम्स इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी, डू लेट मी नो. मैं यहाँ से आपको नेविगेट करता हुआ चलता हूँ. Once you guys logged in at your CB practice platform, do let me know, please. Good to know this, Shafiq, Jain. Others also. Dia, Nasik, Rehab. Okay, good. Sharmila, good. Usman, good. Nasik, good. Samra, good. I guess all done. If anyone is missing, please do it ASAP. Okay. Exam category, taxation, variant UK. Exam type, if you look, exam type is past paper, specimen, practice. 3 types हैं. ओके मैं जरा वन बाय वन आपको नेविगेट करवा दूं. पास्ट एग्जाम में अगर आप देखो तो आपके पास इन टोटल 6 पेपर्स आ रहे होंगे. ओके इन 6 पेपर्स में से आपने 3 पेपर्स अपने आप को असाइन करना है. कौन कौन से 3 पेपर्स असाइन करना है? एक सितंबर दिसंबर 24, जून 24 एंड जून 25. ये 3 पेपर्स आपने असाइन करना है. सितंबर दिसंबर 22, सितंबर दिसंबर 23 एंड जून 23. ये 3 पेपर्स आपने अपने आप को असाइन नहीं करने. ये 3 पेपर्स असाइन नहीं करने. या एग्जैक्टली शफीक, गुड कंक्लूजन. करंट फाइनेंस एक्ट वाले असाइन करना है. सो समरा, सितंबर दिसंबर 24 1. कौन कौन सा असाइन नहीं करना? सो 6 पेपर हैं, 6 में से 3 असाइन करने हैं, 3 नहीं करने. जून 24 ये असाइन करना है, यू हैव टू असाइन. जून 25 ये 3 पेपर्स असाइन करने हैं. मैंने चैट पे भी मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से पेपर्स असाइन करने हैं. ओके सिंस मेरे पास पहले ही सारे असाइन हुए हुए हैं तो मैं अभी कुछ और इस पे शो नहीं कर सकता. आई होप दिस इज डन. हाँ देखो शफीक, मैंने थर्ड लिखा ना, जून 25. यस, सीक्वेंस हो सकता है मेरे आपके पास आगे पीछे हुई भी हो कुछ. सो ये टोटल 6 पेपर्स हैं. 6 में से जून 25 तो वो है जो अभी 2 सेशन पहले
एग्जाम होके चुका है। एंड आई कैन टेल यू, ये जो 3 पेपर्स मैंने अभी लिस्ट डाउन किए हैं ना, जून 24, जून 25, सितंबर दिसंबर 24, ये आपके एग्जाम किट में भी नहीं होंगे। एग्जाम किट में भी जो सबसे लेटेस्ट पेपर होएगा दैट वुड बी September 23। आई होप दिस इज डन। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सेकेंड कैटेगरी है मेरे पास एग्जाम टाइप में स्पेसिमेन की। सो इफ आई मूव टू द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन गरीब में एक ही पेपर है, डू असाइन इट, डू असाइन इट। ओके। और प्रैक्टिस एग्जाम पेपर, प्रैक्टिस एग्जाम में देर आर 2 पेपर्स, ये दोनों पेपर्स भी अपने आप को असाइन करने हैं। डन। ये 2 पेपर्स भी अपने आप को असाइन करने हैं। यहाँ तक सबने असाइन कर लिए। सो असाइन करने के बाद जब मैं अपने पास शो या असाइंड एग्जाम्स करता हूं, तो मेरे पास टोटल 6 पेपर्स नजर आ रहे होंगे। ये 3 पास्ट पेपर्स, एक स्पेसिमेन, और स्पेसिमेन के अलावा एक और क्या था, 2 स्पेसिमेन और एक प्रैक्टिस पेपर। सो टोटल 6 पेपर्स नजर आ रहे होंगे। ये 6 वो पेपर्स हैं जो वेरी बेयर मिनिमम यू गाइस हैव टू अटेम्प्ट एट प्लेटफॉर्म। ये 6 पेपर्स यू गाइस हैव टू अटेम्प्ट एट प्लेटफॉर्म। डन हो गया। इन 6 से नीचे तो सोचना भी नहीं कि मैं कुछ कम पेपर्स अटेम्प्ट करके पेपर में चला जाऊं वगैरह वगैरह। ये 6 पेपर्स लाजमी अटेम्प्ट करने। ओके। यहाँ तक सब लोग आ गए तो डू लेट मी नो सो दैट आई कैन स्टार्ट द June 25 का पेपर, द लेटेस्ट वन। ग्रेट। अच्छा, मैं इसको ऑफलाइन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, नहीं बल्कि नॉर्मल तरीके से ही स्टार्ट करते हैं। सही है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एग्जाम। ओके। मुझे एक दफा आप सब लोगों की दोबारा कंफर्मेशन चाहिए सो दैट आई कैन स्टार्ट द पेपर।
चलें, let's start the paper. This scenario relates to 5 requirements. This scenario relates to 5 requirements. You should assume that today's date is 15th October 2024. Fiona has been self-employed for many years and prepare accounts to 30th June each year. She has forecast that her taxable trading profits will be 30th June 24, 45,200, 30th June 25, 63,800, 30th June 26, 93,200 forecast. Fiona had total transition profits of 25,000, which arose in the tax year 23-24. So transition profits थे 23-24 के of 25,000. Emily, जो कि Fiona की sister है. Fiona's sister Emily also run her own business for a number of years. Her sales have always been exactly 6,500 per month until the beginning of July 24, when she won a new contract. From July 24 onwards, her total monthly sales have been 10,800 per month and will stay at this rate for the foreseeable future. Fine. The sales figure are stated exclusive of VAT. Emily's sales are all standard rated for VAT purposes. Okay. Garth, Fiona ka brother. Fiona brother Garth becomes self-employed on 1st October 24. Garth has 2 full-time employees who are each paid in excess of employer class 1 NIC threshold. Therefore, he is therefore entitled to annual employment allowance. The employees are paid monthly. Garth has correctly calculated the following amount of NIC in respect of the tax year 24-25. Class 1 employer NIC, class 1 employee NIC, class 4 NIC. क्लास 4 NIC तो वो है जो ऐसे खुद को पे करना है. इसके मतलब एम्प्लॉइज ने पे नहीं करना, इसने पे करना है. सो इफ यू आस्क मी, कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग, गार्थ ने खुद से क्लास 4 NIC पे करना है अपनी पॉकेट से, क्लास 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे करना है अपनी पॉकेट से. क्लास 1 एम्प्लॉय NIC गार्थ ने अपनी पॉकेट से पे नहीं करना, वो उसने एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट करना है और डिडक्ट करके HMRC को पे करना है. ओके, यहां तक बात क्लियर है? एक छोटा सा सवाल है इस पे. एक छोटा सा सवाल है आप सब लोगों से. गार्थ अगर अपना PNL में NIC को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करे, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करे, तो इन 3 में से कौन से NIC को वो PNL में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकता है? मतलब करेगा. कर सकता है का वर्ड गलत है, करेगा. क्लास 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, क्लास 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, या क्लास 4 NIC, या कोई भी नहीं करेगा तीनों में से? So I'll give you 4 options. My question is, of these 3 class 1 and of these 3 NICs, class 1 employer, class 1 employee, class 4, which of the NIC will be recorded in the PNL or will be recorded from trading income of Garth? Option 1, class 1 employer. Option 2, class 1 employee. Option 3, class 4 NIC. Option 4, none of the above. Dia, I hear your answer.
Sharmila, again I hear your answer. Any further feedback? I hope I'm clear on my question. Option 3, Samra, you are like class 4 NIC. Dia responded, Sharmila responded, Samra responded. Nasik class 4. Zain Hanif class 4. Okay. Bahadur Saab, class 4. Usman Ashraf, Rehab, and I guess Shafiq, you also left. So the good thing is vast majority says class 4 NIC. Only one student said none of the above. बाकी सब लोगों का consensus था class 4 NIC पे, right? The correct answer is class 1 employer NIC, not class 4 NIC. याद रखना, class 4 NIC income tax इंडिविजुअल के लिए ये पर्सनल एक्सपेंसेस हैं. पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड. क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी इज पार्ट ऑफ द स्टाफ कॉस्ट. सो ये अगर एक्सपेंस के तौर पर डिडक्ट या रिकॉर्ड होता भी है तो ये बेसिकली किस जगह पे किस लाइन में एक्सपेंसेस के किस लाइन में रिकॉर्ड हो रहा होगा. ये एक्सपेंसेस की जो लाइन हमारे पास स्टाफ कॉस्ट कहलाती है या एम्प्लॉय कॉस्ट कहलाती है उसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा. सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी. सो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है और उस सैलरी के ऊपर जो एनआईसी पे करना पड़ता है वो दोनों चीजें क्या होती है एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होती है. फिर से कहता हूं, क्लास 4 एनआईसी और इनकम टैक्स ये ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं. दैट्स व्हाई अगर मैं सोल ट्रेडर हूं और मेरे ऊपर कोई भी इनकम टैक्स बनता है वो मैं अपने पीएनएल ट्रेडिंग इनकम की कैलकुलेशन में से माइनस नहीं करवाऊंगा. क्लास 4 एनआईसी बनता है वो मैं अपनी ट्रेडिंग इनकम की कैलकुलेशन में से माइनस नहीं करवाऊंगा. इज दिस थिंग क्लियर? क्या चीज एग्जाम्प्ट नहीं होती शर्मिला? मे बी. कैन यू प्लीज एलिब्रेट योर क्वेश्चन? क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी. अच्छा, एम्प्लॉयर एनआईसी एग्जाम्प्ट नहीं होता. वो जो आपको एग्जाम्प्ट याद आ रहा है दैट इज एम्प्लॉयर पेंशन कंट्रीब्यूशन, ऑक्यूपेशनल पेंशन या पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एग्जाम्प्ट होता है, राइट? बट वो एग्जाम्प्ट किस चीज के लिए है? एम्प्लॉय की ट्रेडिंग इनकम के लिए. हम इस वक्त एम्प्लॉय की ट्रेडिंग इनकम के लिए बात नहीं कर रहे. सॉरी सॉरी सॉरी, एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट इनकम के लिए एग्जाम्प्ट होता है. हम इस वक्त एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट इनकम की बात नहीं कर रहे. हम इस वक्त बात कर रहे हैं बिजनेस की, सोल ट्रेडर की ट्रेडिंग इनकम के लिए. सो पेंशन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, यस यू आर राइट, वेरी राइटली सेड, इट्स एन एग्जाम्प्ट बेनिफिट. बट एम्प्लॉयर के लिए क्या ये अलाउड एक्सपेंस है या नहीं है? द आंसर इज यस. एनी गिफ्ट बेनिफिट टू एम्प्लॉय इज अलाउड फॉर द बिजनेस, बट वही चीज उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में कंसिडर होती है और कंसिडर होकर कंक्लूड क्या होता है कि ये एग्जाम्प्ट बेनिफिट है.
सो कंफ्यूजन्स को रिमूव करने का, दैट्स अ गुड क्वेश्चन शर्मिला, एंड मे बी दिस इज वेयर आई वांट द कन्वर्सेशन टू बी। का एक बेस्ट वे यही है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज देखो आज अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते करते ये एक पॉइंट डिस्कशन में, कॉन्वर्जेशन में आया। आई कैन टेल यू द मोर क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस, इस तरह की छोटी मोटी चीजें और खुद ब खुद क्लेरिफाई होती रहेंगी। अगर आप मुझसे पूछो सर ये प्रैक्टिस के अलावा कोई तरीका है जो मैं रट लूं, याद कर लूं, if you ask me honestly, the answer is no. You can only memorize these type of things with the help of practice. There is no other way other than the practice. Question continue करें। Until 1st October 24, Garth was employed with all of his tax liability being collected under pay as you earn। मतलब 1 अक्टूबर से पहले तक गार्थ वॉज एन एम्प्लॉय, और उसकी सारी की सारी टैक्स लाइबिलिटी किस तरह कैलकुलेट और पे की जाती थी, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ pay as you earn philosophy। Okay, let's start looking towards the question। Question number one, calculate Fiona के taxable, sorry, calculate Fiona के trading profits which will be taxable in the tax years 24-25 and 25-26। 24-25 एंड 25-26 के लिए फ्योना के टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना। Guys, before I start the question, guidance from your side, how to calculate them? 24-25। तो फॉर 24-25 मुझे देखना होगा कि फिस्कल ईयर 24-25 में कितने प्रॉफिट सॉल्व करना है, राइट? सो 24-25 का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट 6 अप्रैल 2024 से लेकर 5 अप्रैल 25, राइट? um मैंने यहाँ पे लिखा 6 अप्रैल 24 से लेकर 30 जून 2024, पूरे पीरियड के प्रॉफिट्स कितने थे? 45,200। ये पूरे साल के प्रॉफिट्स थे। मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। वाई मल्टीप्लाइड बाय 3? बिकॉज मैं 3 महीने काउंट कर रहा हूँ। वाई डिवाइडेड बाय 12? बिकॉज 45,200 पूरे साल के, एक साल के प्रॉफिट्स थे।
ये सिर्फ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रख दी है ताकि आपको ये पता रहे कि कैलकुलेशंस क्या हो रही है। देन फ्रॉम द सेकेंड पीरियड, 1 जुलाई 24 से लेकर 5 अप्रैल 25, 63,800 पूरे साल के प्रॉफिट्स हैं, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया ताकि मेरे पास अ, एक महीने का प्रॉफिट आ जाए। मल्टीप्लाई बाय मैं कितने मंथ्स काउंट कर रहा हूँ, 9 मंथ्स। सो और ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया, 63,800 मल्टीप्लाई बाय 9, एज अ रिजल्ट। ओके, देन ट्रांजिशन प्रॉफिट्स कितने हर साल टैक्सेबल होते हैं? ट्रांजिशन प्रॉफिट्स 5 इयर्स पे स्प्रेड होते हैं 20% के हिसाब से। सो 25,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लो या मल्टीप्लाई बाय 20% कर लो, बोथ वुड बी द सेम थिंग, राइट? सो 25,000 मल्टीप्लाई बाय, ना रिक्वायरमेंट में खाली 24-25 नहीं था, रिक्वायरमेंट में 25-26 भी था। 25-26 का मतलब है कि फिस्कल ईयर 25-26, 6 अप्रैल 25 से लेकर 30 जून 25 तक प्रॉफिट था 63,800 मल्टीप्लाई बाय 3/12। मुझे 2 मिनट देना, मैं आप लोगों के कमेंट्स अभी देखता हूँ। देन जुलाई 25 से लेकर 5 अप्रैल 2026 तक इस पीरियड का प्रॉफिट है 93,200। और ट्रांजिशन प्रॉफिट्स अपनी जगह। सो आई एम डन विद द क्वेश्चन। नाउ लुकिंग टू योर कमेंट्स। 2 कमेंट्स अभी पिछले 1 आध 2 मिनट में आए। सर एग्जाम में कैलकुलेशन साइड पे दिखानी, शर्मिला द आंसर इज नो। ये टू बी ऑनेस्ट इन कॉलम एच मैं जो भी वर्किंग कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू सेव इट। अदरवाइज मैं अगर ये नहीं करूंगा तो आई वुड नॉट सेव करते हुए ये तो पता रहे कि कहाँ क्या वर्किंग हो रही है। बिकॉज पहले ये वैसे सेव हो जाता था, बस सॉरी एक्सेल तो कभी भी सेव नहीं होता था, बट अब तो जो है ना वो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गया सेव होना। आई एम नॉट श्योर कि ये अभी भी कितना हद तक सेव हो रहा होगा। आई एम ट्राइंग टू सेव इट ओवर हियर। देखिए मैंने कॉपी किया था वहां पे, बट ये अभी पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है यहाँ पे मुझे। नहीं करने दे रहा पेस्ट। ट्राई
CNTRS. Save as Shafiq. This one. I welcome you, my friend, to give a try. Control S. So you know the only way to save is the only way to save is with the help of a screenshot. So Shamila, on your point, basically ये मैंने कॉलम एच में वर्किंग्स इसीलिए की थी कि जब मैं स्क्रीनशॉट सेव करूं तो ये नजर आ रहा हो बराबर में कि ये हाउ आई अराइव्ड एट दिस फिगर. Shafiq, like nothing works, I can tell you. So is this question done? Part A? If yes, then let's move towards part B. Feedback. I'm heading towards next, okay? Thanks. Explain from what date Emily will be required to compulsorily registered for VAT and therefore have to charge output VAT on her supplies. अगर मैं इसका आंसर आप लोगों से पूछूं, first in English, then secondly according to the spreadsheet. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एक थ्रेशोल्ड था कि अगर इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा टर्नओवर हो जाए then you have to compulsory register for VAT. वो threshold क्या था? Very good, Nasik. When income exceeds 90,000. Of last 12 months, Nasik, that's also correct. So over here, compulsory registration is required when turnover of 12 months
exceeds 90,000. Point number one. Point number two. In case of Emily, her taxable turnover exceeds 90,000 in, I need to check. 6,500 multiply by 12. ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ओके, दैट वुड नॉट बी पार्ट ऑफ आंसर. और फिर बाद में टर्नओवर कितना हो गया था? 10,800 जीरो. इसका मतलब अभी तक मैं आई एम कंसिडरिंग जुलाई स्टार्ट नहीं हुआ, लाइक आई एम टॉकिंग टिल 30th जून. यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? आई एम टॉकिंग टिल 30th जून, क्योंकि मैंने 6,500 के 12 मंथ्स लिए और 10,800 का एक भी महीना नहीं लिया. अब मैंने जुलाई का टर्नओवर काउंट किया. जुलाई के टर्नओवर के लिए इसको 1 किया और इसको 11 कर दिया. इज दिस चेंजिंग क्लियर? इज दिस चेंजिंग क्लियर? अदर्स? 10,800 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब मैं किस महीने तक चला गया हूं? तो मैंने इस थ्रू आउट में एक चीज इंश्योर ये की है कि ये 9 और 3 12 रहे, ताकि मैं 12 मंथ्स का टर्नओवर मॉनिटर करता रहूं. इन केस ऑफ फैमिली है टैक्सेबल टर्नओवर एक्सीड्स 90,000 इन, किस महीने में टैक्सेबल टर्नओवर 90,000 से एक्सीड हो रहा है? सब लोग खामोश क्यों हो भाई? नासिक, हाउ अक्टूबर? सो देखें, जुलाई से इसका टर्नओवर इंक्रीज हुआ था. तो समरा, ऑन योर पॉइंट, देखें मैंने तो सबसे पहले इसको लिया 0. सबसे पहले मैंने इसको लिया 0 और सॉरी 12 और इसको लिया 0. इसका मतलब अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 10,800 वाली सेल्स स्टार्ट नहीं हुई. मतलब 6,500 कब तक थी? जून 24 तक, राइट? क्योंकि जुलाई से उसकी सेल्स कितनी होना स्टार्ट हुई थी? एज येलो हाईलाइटेड 10,800. तो अभी मुझे नजर आ रहा है कि टिल जून टर्नओवर कितना है? 78. यहाँ तक आप क्लियर हो समरा एंड नासिक एंड रेहाब? जून तक इसकी सेल्स कितनी है? 78. जून के बाद जुलाई का महीना आया, तो जुलाई के महीना आते ही यहाँ 1 हो गया और ये 11 हो गया, ताकि ये कॉलम सी में जो मंथ्स मैं गिन रहा हूं, ये मंथ्स कितने रहे इन टोटल? 12. इसका मतलब अभी मैंने कहाँ तक काउंट कर लिया? जुलाई तक. जुलाई में भी दिल नहीं भरा. जुलाई के बाद फिर मैंने इसको किया अगस्त. अगस्त में भी नहीं हुआ. फिर उसके बाद मैंने किया इसको सितंबर. देखिए 12 मंथ्स तो इंटैक्ट रखना है ना, तो मंथ्स में मेरे स्टिल अभी मंथ्स कितने बन रहे हैं? 12.
तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरा सितंबर मंथ एंड पे आके टर्नओवर कितना इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, टर्नओवर मेरा सितंबर में आके 90,000 से क्रॉस कर रहा है। इन केस ऑफ फैमिली, हर टैक्सेबल टर्नओवर एक्सीड्स 90,000 इन सितंबर 2024। और सितंबर 24 में मैंने किस तरह कैलकुलेशन की कि भाई 6500 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 10,800 मल्टीप्लाई बाय और कितना बन रहा है 90,000 6,500 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 10,800 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट वर्क्स आउट टू बी, और ये मेरी जो रफ वर्किंग थी, आई विल इरेज इट। So this is point number 1. This is point number 2. So ये देख रहे हो, अभी तक पॉइंट 1 2 में मैंने ये बता दिया कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ड्यू कब होती है। सो इफ यू लुक, पार्ट बी ऑफ द रिक्वायरमेंट, पार्ट बी ऑफ द रिक्वायरमेंट हैज टू पार्ट्स। एक पार्ट पूछता है कि एक्सप्लेन फ्रॉम व्हाट एमिली डेट विल बी रिक्वायर्ड टू कंपल्सरली रजिस्टर्ड फॉर वैट। सो कंपल्सरली रजिस्टर्ड फॉर वैट कब से होना होगा? 30th सितंबर। ये हो गया एक पार्ट। एक और पार्ट भी है, and therefore have to charge output VAT on her supplies। अब ये भी बताओ कि उसको आउटपुट वैट अपनी सप्लाईज पे कब से चार्ज करना है? व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस? आउटपुट वैट कब से चार्ज करना है उसे अपने सप्लाईज पे? Then I hear you। और कोई? ओ, शर्मिला, थैंक यू वेरी मच। आई मेड अ टाइपो एरर, थैंक यू यार। और भी कोई बता दे मतलब। थैंक यू शर्मिला। मतलब कैलकुलेशन में बिल्कुल सही लिख किया, और कैलकुलेशन के बाद जब पहले सही लिखा था फिर उसके बाद रीकॉपी करते हुए टाइपो एरर। यस रेहा, 30th सितंबर को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मीट हुई है, उसी दिन से वैट चार्ज करना स्टार्ट नहीं करते। वैट चार्ज करना कब से स्टार्ट करते हैं? कैन यू गाइस सी द पीडीएफ? नो, अच्छा एक सेकंड रुकना। कैन यू गाइस सी दिस पीडीएफ? ओ, कुछ का कुछ हो गया। हम्म। आई रियली वांट के कुछ इसी तरह का हाईलाइटेड रहे।
कब से चार्ज करना है? नोटिफाई करना है विद इन 30 डेज, जिस महीने में आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हुआ उसके उस महीने के एंड होने के 30 डेज के अंदर, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ। सो फिर से वैट कब से चार्ज करना है? नो समरा, सितंबर में थ्रेशोल्ड मीट हुआ, अक्टूबर के महीने तक बताना है एचएमआरसी को, और वेट चार्ज करना कब से स्टार्ट करोगे? 1 नवंबर से। या उस्मान एंड शफीक, दैट्स करेक्ट। एमिली will have been required to registered from ये तो हो गया मेरा मेन आंसर, बट यार समझ क्या है यार, अब 12 महीनों में से महीना भूल गई यार, क्या होगा बड़े होके? सो फॉर पॉइंट 3 स्मॉल एक्सप्लेनेशन। रजिस्ट्रेशन ये पार्ट ऑफ आंसर नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ओके? रजिस्ट्रेशन विल टेक इफेक्ट आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ नहीं, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं बल्कि। एमिली हैव टू नोटिफाई HMRC by 30th October 2024 with registration effective from 1st November 24. By the way, is it clear, everyone? Can I move to part C, please? Part C. MashaAllah. Part C has 1, 2, 3 requirements. Shafiq, after this part C, so I believe part C के बाद there will be next question. So next question start करने से पहले, please. Part C, explain how and when Garth will have to report details to HMRC of the NIC due in respect of his
एम्प्लॉइज अर्निंग्स ड्यूरिंग 24-25, ये बताओ गार्ड को अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड अर्निंग्स का एचएमआरसी को कब तक इन्फॉर्म करना होगा? राइट, 2 marks. State when Garth will have to pay class 4 NIC in respect of his employment for the tax year 24-25. ये बताओ गार्थ को पे कब से करना होगा 24-25 का अपना NIC? Okay. Explain to what extent Garth will be able to benefit from NIC employment allowance for the tax year 24-25. ये बताओ अगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हर जगह वर्ड नोट करो, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, स्टेट। इसका मतलब देयर शुड बी नो कैलकुलेशन इन दिस आंसर, देयर शुड बी ओनली explanations. Okay. C का part 1। Class 1 NIC due in respect of employees' earnings are reported to HMRC as part of the pay real-time reporting. Payroll information must be reported electronically each month on or before the time when employees are paid. So मुझे बहुत ज्यादा एक रफली आइडिया है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो जो आपके एम्प्लॉयमेंट इनकम में बिल्कुल लास्ट पेज के ऊपर डिस्कशन है ऑफ द पेई टाइपिश, उसको ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते, बट एक दफा जरूर उसको पेपर जाने से पहले जरूर देख लेना, बिकॉज ये कभी कभी अगर आप देखो तो 4 marks इन दिस क्वेश्चन कवर हुआ हुआ है। State when GART will have to pay class 4 NIC in respect of his self-employment for the tax year 24-25. So 24-25 से related GART को class 4 NIC कब पे करना होगा? देखो, class 4 NIC and इनकम टैक्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ये दोनों चीजें सेल्फ असेसमेंट के थ्रू सबमिट होती हैं। सेल्फ असेसमेंट के थ्रू मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, बैलेंसिंग पेमेंट के थ्रू सबमिट होती हैं, राइट? अगर आप नोट करो तो इसका बिजनेस स्टार्ट ही इस साल हुआ है। अच्छा, नॉर्मली जो इनकम टैक्स और क्लास 4 एनआईसी की इंस्टॉलमेंट्स है, दे आर बेस्ड ऑन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या इसको पता है पिछले साल की टैक्स क्लास 4 एनआईसी की लाइबिलिटी कितनी होगी? क्या इसको पता है क्लास 4 एनआईसी की लाइबिलिटी कितनी होगी? द आंसर इज नो। अभी तो इसने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी तो यही नहीं पता होगा कि इस साल का इनकम टैक्स कितना बनेगा, क्लास 4 कितना बनेगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसी सिचुएशंस में इस साल एक साथ पे कर दो, इंस्टॉलमेंट अगले साल से स्टार्ट कर देना।
24-25 सारी लाइबिलिटी वगैरह कब पे हो रही होगी? 31 जनवरी 26 में। देन explain to what extent guard will be able to benefit for the NIC employment allowance for the tax year 24-25. NIC annual employment allowance. ये कितना मिलता था? 5000 मिलता था। ये आपको रिड्यूस कर सकता है, जीरो नहीं कर सकता, राइट? सो वैसे तो ये 5000 मिलता है, बट अगर तुमसे पूछा जाए कि यार इस साल एनआईसी एम्प्लॉयमेंट अलाउंस का कितना फायदा मिलेगा इसे, तो इस साल जितना इसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो सारा का सारा कौन कवर कर लेगा? जितना इसका इस साल का एनआईसी कंट्रीब्यूशन है वो सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट अलाउंस कवर कर लेगा। हेंस उसे इस साल कुछ भी एनआईसी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस साल बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा कितना मिल पाएगा? 1362 का। सो द एनुअल employment allowance of 5000 can only be used to reduce the amount of 5000, sorry, to reduce the amount of class 1 employer NIC payable to HMRC. So for 24-25, Garth will get benefit of sorry, I'm just done writing this answer. Uh, I can see a comment, Sharmila, where we can find that. Sharmila, sorry, what what you can find, like this question is for C1, C2, C3. Okay, so Sharmila, if you look into your employment income notes, employment income notes, employment income का बिल्कुल जो आखिरी पेज है, that is what I'm referring to. Great. Requirement A भी कहना चाह रहे हो, Zen?
नहीं, इसी की 1-2 रिक्वायरमेंट, सॉरी, C1 C2। क्लिक, दिस इज रिक्वायरमेंट बी। बी डन। ए भी देखनी है। नो। ग्रेट। Everyone, any further question from question 1? If no, I like to move to question 2. And before I start question 2, 10 minutes namaz break, please. So sharply 10 minutes. Okay. Mic on mute. Uh, let's reconvene at 10 minutes. I'm not sure about other parts of the world. I can see there are some students from out of Pakistan. It is 5:30 as per Pakistan time. So let's reconvene at 5:40. Okay. 10 minutes, mainly namaz break. Then I like to take all the questions, but towards the end, once we are done with this paper. Okay.
सॉरी। क्या है? चले उमेर, क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं फिर। यार वैसे वो मैंने तो असर की दी थी। विल टेक 5 more minutes ब्रेक, क्योंकि उम्मीद है वजू तो होगा तब तक। सो विल टेक 5 more minutes ब्रेक। सही है। तब तक एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कवर कर लें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चिक्का commenced self-employment on 1st September 24, preparing first set of accounts for 8-month period ended 30th April 25। बिजनेस अभी स्टार्ट किया है और 8 months के रिजल्ट्स हैं टिल 30th April 25। Chica is elected to use the accrual basis for self-employment. So unless specified, trading income would be on cash basis. But यहाँ पे question में mentioned है explicitly कि trading income he is calculating on accrual basis, तो सही है। Self-employment। Chica statement of profit or loss for the 8-month period ended 30th April 25 is income 69,460, expenses में depreciation, car expense, delivery van expense, other expenses, net profit. Chica car expenses during the 8-month period ended 30th April 25 for insurance, fuel and servicing total 2,600. She drove a total of 7,500, of which 1,500 were for private journey. इसका मतलब ये जो कार है दिस इज अ प्राइवेटली यूज्ड एसेट, और इस गाड़ी का कुछ बिजनेस यूज है, कुछ प्राइवेट यूज है। ओके। ड्यूरिंग जून 24, Chica incurred advertising expenditure to promote her new business of 1180. This expenditure has not been deducted in calculating the profit figure of 51,260. एक बात बताओ, ये एक्सपेंस इज इट अलाउड? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है सितंबर में, राइट? सितंबर 24 में ये एक्सपेंस हुए, जून 24 में। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट अलाउड एक्सपेंस? क्या ये एक्सपेंस ट्रेडिंग इनकम में से माइनस हो सकता है? द आंसर इज यस। प्री ट्रेडिंग एक्सपेंस है, और प्री ट्रेडिंग एक्सपेंसेस आर अलाउड एज दे आर फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस का एक्सपेंस। ओके। और ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए 7 साल, और सर्विस बिजनेस के लिए अप टू 3 साल तक के एक्सपेंसेस आर allowed to be deducted, right? Chica purchased the following vehicles on 1st September 24। So इसका मतलब है कि पॉइंट 3 में जो एक्सपेंस बताया हुआ है ये एक अलाउड एक्सपेंस है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके अपनी ट्रेडिंग इनकम में से माइनस करेंगे। ओके। Chica purchased the following vehicles on 1st September 24। Cost, CO2 emission rate, delivery van 3900 148 gram per kilometer, car 11,500 44 gram per kilometer। The car is used by Chica। इसका मतलब ये वाली जो गाड़ी है दिस इज बेसिकली योर प्राइवेटली यूज्ड एसेट, जिसका बिजनेस प्राइवेट प्रोपोर्शन में चेक कर लूंगा कि कितना है कितना नहीं है। डिलीवरी वैन, कोई कुछ कहना चाहते हैं ऑन डिलीवरी वैन? एनी फीडबैक ऑन डिलीवरी वैन? मेरा एक सादा सा सवाल, डिलीवरी वैन के ऊपर AIA, FIA, ECA टाइप की कोई चीज मिलेगी? आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये जो आप लोगों ने शब्द नो बोला है दिस इज फॉर AIA, FIA और ECA। किस चीज के लिए नो बोला है? ओ समरा, सबके लिए नो बोला है। थैंक यू फॉर क्लेरिफाइंग।
Nasik, you said no for AIA. चले वन बाय वन। इस डिलीवरी वैन पे AIA मिलेगा? यस नो? रेहाब वाई नो? शर्मिला वाई नो? क्या वैन्स के ऊपर AIA नहीं मिलता? So AIA is not available on motor cars. I understand. Is delivery van a motor vehicle or is it a commercial vehicle? Motor vehicles पे नहीं मिलता, I agree. But delivery van, is it a motor vehicle or is it a commercial vehicle? It is a commercial vehicle. And since it is a commercial vehicle, that is for sure delivery van motor vehicle नहीं है. Delivery van is a commercial. Delivery van यार, मतलब come on. Delivery van. So delivery van is a commercial vehicle और commercial vehicle है तो इस पे AIA मिलेगा. Okay. FIA no. ECA इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता. ECA is for companies. हम यहाँ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं. Hence no discussion conversation of companies. I hope that's clear, right? So to conclude from capital allowances perspective, डिलीवरी वैन के ऊपर AIA मिलेगा, और जो दूसरी गाड़ी थी दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज एन पुआ, और पुआ के हिसाब से उसके ऊपर कैपिटल अलाउंस मिलेगा. ओके, नाउ रेंटल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं. टिका let out residential property which he owned for number of years. During the tax year 24-25, the rent due was 8640. However, tenant did not pay the March 25 rent of 720 until May 25. What does it mean? इसका मतलब 68640 में से 720 रिसीव नहीं हुआ, बाकी रिसीव हो गया. तो बाकी जो अमाउंट रिसीव हो गई है दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज एन इनकम. ये अमाउंट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होगी. The expenditure on this property was as follows: agent and insurance fee, allowed expense; replacement washing machine 500. The washing machine is the same model as the one it replaced. Okay, इसका मतलब washing machine में there is no improvement. Replacement dishwasher, the dishwasher was an upgraded version of the one it replaced. Had the replacement been of the same model as the old dishwasher, it would have cost 390. Dishwasher RFR, replacement furniture relief, 390 के 490? Good one. It would be by 390, right? I'm moving forward. Government guilds. On 1st December 24, Chika purchased 1200 nominal value of guilds paying interest at the rate of 2% per annum. Interest is paid half yearly on 31st October and 30th April. Chika sold the guilds on 31st March 25 for 12080, including accrued interest. Accrued income scheme, government security acquired during the period. Yes. Sold during the period. Yes. कोई एक भी yes होता तो काफी था. Hence interest would be on accrual basis. So इसका interest मुझे accrual basis के हिसाब से calculate करना होगा. Okay. 12,000 multiply by 2%. जितने महीने सिक्योरिटी मेरे पास रही, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 months. तो मैं 4 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा, would be recorded as an income. Okay. Joint income. During the tax year 24-25, Chika and her husband received total savings income of 460 from a deposit account which is in their joint names, jointly owned bank account. Income किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है? हमेशा इक्वली. तो ये इनकम भी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होएगी?
equally. Chika and her husband also jointly rent out one furnished room of their main residence. During the tax year, the couple received rent of 8,600 without incurring any allowable expenditure. One furnished room of main residence. इसका मतलब कहीं ना कहीं बात हो रही है about rent a room relief की. Rent a room relief में दो ऑप्शन थे, या तो एक्सपेंसेस ले लो या रिलीफ ले लो. यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि इन्होंने कोई भी अलाउेबल एक्सपेंडिचर इनकर नहीं किया, तो इसका मतलब इनके लिए बेनिफिशियल क्या होगा, रिलीफ क्लेम करना. चिका एंड हर हस्बैंड, या एग्जैक्टली समरा, चिका एंड हर हस्बैंड always use the most favorable basis as regards the tax treatment of the furnished room. Calculate Chika ke tax adjusted trading profit for the 8-month period ended 30th April 24. Your computation should commence with the net profit figure of 51260, indicating by the use of zero any item that do not require an adjustment. Uh, Before I start this question, please follow the time, I request, because I have somewhat a hard stop at 7. So, और अभी हमने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया. So please, 5 minutes Maghrib prayers back in the class. Mic on mute for 5 minutes.
Uh, everyone back? Should we resume, please? Everyone back? Should we resume? Thanks, Shamila, Nasik. Others, please. Only 2%. Others. Thanks, Shafiq. Okay. So still I get less than 50% confirmations, but I like to start. The first part is calculate checker tax adjusted trading profit for the 8-month period ended. Okay. First of all, as always, I started my working via, as advised in the note, net profit. Net profit is 51260. अच्छा, if you read the statement again, तो क्वेश्चन में तुमसे बोला था कि तमाम चीजों को कंसिडर करना और जहां कहीं कुछ नहीं करना वहां जीरो मेंशन करना. ओके, जहां कुछ नहीं करना वहां जीरो मेंशन करना. सो जहां कुछ नहीं करना वहां मैं जीरो मेंशन करूंगा. सबसे पहले मैंने लिखा डिप्रीसिएशन, नॉट अलाउड, एड बैक किया. डिप्रीसिएशन के बाद कार एक्सपेंसेस. इट मींस इतना इसका प्राइवेट यूज है. 20% कैसे कैलकुलेट हुआ? 1500 डिवाइडेड बाय 7500. So car expenses 2600 multiply by 20%. 520 की अमाउंट मैंने एड बैक करवा दी कि भाई ये प्राइवेट यूज है, ये बिजनेस यूज नहीं है. देन डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस कितना है? डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस आर लाइक जीरो, बिकॉज बोला था बाय द यूज ऑफ जीरो एनी आइटम विच डू नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट. सो जहां कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी वहां जीरो मेंशन करना है. अदर एक्सपेंसेस अगेन जीरो. अदर एक्सपेंसेस के बाद प्री ट्रेडिंग एडवर्टाइज एडवर्टाइजिंग प्री ट्रेडिंग 1180.
माइनस किया, देन लेस कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करके लिखूंगा तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा दैट वुड बी टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैपिटल अलाउंसेस। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई बहुत फेयर वर्किंग के मूड में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जरा समराइज्ड वर्किंग करने के मूड में हूँ, विच इज लाइक अलाउड इन द एग्जाम इफ यू आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि यू कैन डू अ समराइज वर्किंग और आपके आंसर समराइज वर्किंग को भी आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लोगे, देन यू कैन डू दैट। ओके, मैंने यहाँ पे अब अपने पास समराइज वर्किंग करना स्टार्ट की, मैंने बोला सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ, तो मेरा लास्ट पॉइंट ये था कि डिलीवरी वैन खरीदी कितने की थी, 13900 की, मल्टीप्लाई बाय 100%। फिर उसके बाद कार खरीदी थी, कार कितने की खरीदी थी, 11500 की। कार का CO2 emission is 44 gram per kilometer. So I am like capital allowance would be 18% considering CO2. Capital allowance would be 18%. अलाउंस की अमाउंट कितनी बनेगी, जरा इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना। 11500 मल्टीप्लाई बाय 18%, मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड था, सो मल्टीप्लाई बाय 8/12, मल्टीप्लाई बाय, क्या इस गाड़ी का 100% बिजनेस यूज था? नो no. इस गाड़ी का बिजनेस यूज कितना था? इस गाड़ी का प्राइवेट यूज था 20%, जो के ऊपर कैलकुलेट हुआ है। अगर 20% पर्सनल यूज है, प्राइवेट यूज है, तो इसका मतलब इसका बिजनेस यूज कितना होगा? इसका मतलब इसका बिजनेस यूज वुड बी
मैंने 1 माइनस 20% कर दिया, सो 1 माइनस 20% मतलब 80% कर दिया। तो एज अ रिजल्ट मेरा 15004 का कैपिटल अलाउंस बना, और कैपिटल अलाउंस को जब मैं यहाँ से लिंक करवाऊंगा, सो इट इज 37296। I'm taking a pause for any type of feedback. Is it done? Part A copied. सॉरी, मेरे हिसाब से तो मैं वहीं पे यूज है। पार्ट बी पे हूँ, कैन आई? चले, पार्ट बी। ओ अच्छा, पता नहीं कुछ हो गया होगा जैन। Calculate the amount of trading profits that will be assessed on Chica for the tax year 24-25 and 25-26। So 24-25 में कितने प्रॉफिट्स असेस होंगे और 25-26 में कितने होंगे? 25-26 के लिए मुझे बताया हुआ है कि इसका असेसेबल प्रॉफिट कितना होगा फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, so this is not very different requirement from what we looked for in first question. So this is the main heading. 24-25 24-25 के लिए असेसेबल प्रॉफिट्स होंगे पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। 1 सितंबर 24 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक के। 1 सितंबर 24 का प्रॉफिट था कितना? पिछले क्वेश्चन का प्रॉफिट आया कितना था? 37296। 37296 divided by 8 multiply by 7।
37296. Sorry, 6th April 2025 से लेकर 5th April 2026 तक का प्रॉफिट कितना होगा? एक तो यही अमाउंट आ जाएगी, बस यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 84,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11। सो एक महीना 84,000 वाले प्रॉफिट्स, सॉरी 11 महीने 84,000 वाले प्रॉफिट्स के, और एक महीना 37296 वाले प्रॉफिट्स के। ये तो हो गया पार्ट बी। ओके, अब आता है पार्ट सी पे। कैलकुलेट चिका की टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 24-25। प्लीज, चिका के लिए ये नहीं बोला कि इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, चिका के लिए बोला इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो कि इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी। अगेन इफ आई आस्क यू कि चिका की टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, टैक्सेबल इनकम के लिए मेरे पास अदर इनकम, डिविडेंड था कोई? डिविडेंड था कोई? नो। प्रॉपर्टी था, ट्रेडिंग था और इंटरेस्ट था, यही तीन चीजें थी, राइट? ट्रेडिंग इनकम 24-25,
प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करता हूं, फिर उसके बाद लिखूंगा कि प्रॉपर्टी इनकम बनती कितनी है। ओके, प्रॉपर्टी इनकम के बाद इंटरेस्ट, उसके बाद आ जाएगी टोटल इनकम, लेस पर्सनल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस, प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम को अगर मैं वैसे देखूं, सो प्रॉपर्टी इनकम में मेरे पास रेंटल इनकम, रेंटल इनकम थी कितनी? इफ आई लुक इनटू द प्रॉपर्टी इनकम का पॉइंट नंबर 1, 8640। एक महीने के पैसे नहीं मिले थे तो वो इनकम में काउंट नहीं हो रहा होगा, तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया 720, रेंटल इनकम 7920। देन एजेंट फी का एक्सपेंस कितना? एक्सपेंस एजेंट फी के बाद RFR ऑफ मशीन, RFR ऑफ मशीन कितना? RFR ऑफ डिशवॉशर एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा, फिर उसके बाद रेंट अ रूम, रेंटल इनकम 8600, लेस रेंट अ रूम की रिलीफ 7500, प्रॉपर्टी इनकम चीकाज शेयर ऑफ इनकम, आई एम डन। एनी फीडबैक? मेरा भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, मुझे भी गिल्ड्स इंटरेस्ट के ऊपर बात करनी है। 500 की वर्किंग, 550 की।
सो इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी है, सो दैट्स व्हाई। और ये इंटरेस्ट इनकम मैंने यहां से लिंक करवा दी। वर्किंग टू इंटरेस्ट इनकम, सो इंटरेस्ट इनकम गिल्ड्स इनकम 12,000 की गिल्ड्स हैं, 2% इंटरेस्ट परसेंटेज। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करना है मुझे? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने का। ओके। गिल्ड्स के बाद डिपॉजिट इनकम, टोटल 460 मिलती है डिपॉजिट इनकम, और इस 460 का 50%, मैं लिख देता हूं, 50% ऑफ 460 टू जीका। एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट इनकम टोटल अमाउंट, इंटरेस्ट इनकम टोटल अमाउंट 310। वो बंदा पूरा गायब हो गया था। I hope my screen is now there. I'm also there. So 310, I'm done.
Any question further from this question? Question number 2. Thanks, Sharmila, for the feedback. Anyone else? Thanks, Zan. Shafiq, thanks. Um, Rehab, Samra, any feedback from your side? No. Okay. Thanks, Samra, Rehab. This scenario relates to 3 requirements. The following information relating to statement of profit or loss for the year ended 31st March 25 for Flight Path Trading Limited is as follows. Gross profit, administrative expenses, operating loss. Property income, profit from sale of shares, interest payable on bank overdraft, qualifying charitable donations, loss before income tax. Okay. Administrative expenses. Administrative expenses are as follows. Depreciation. Is it allowed? Depreciation. No. Add back. Entertaining UK clients. अच्छा, अगर ये यूके के बजाय ओवरसीज होता तो फिर क्या अलाउ होता? अगर ये यूके के बजाय ओवरसीज होता फिर अलाउ होता? समरा, द आंसर इज नो. ये वेरी गुड पॉइंट जैन. ये ओवरसीज यूके, सॉरी यूके ओवरसीज क्लाइंट एंटरटेनमेंट का डिफरेंस वैट में है. ट्रेडिंग इनकम में, सॉरी, ट्रेडिंग इनकम चाहे वो इंडिविजुअल्स की हो या कंपनीज के हो उसमें नहीं है. सो हम अभी तो ट्रेडिंग इनकम के एडजस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, नहीं है. ओके. हेल्थ एंड सेफ्टी फाइन. इज इट अलाउड एक्सपेंस? हेल्थ एंड सेफ्टी फाइन. हेल्थ एंड सेफ्टी फाइन, इज इट अलाउड एक्सपेंस? हेल्थ एंड सेफ्टी फाइन, इज इट अलाउड एक्सपेंस? नो. फाइन पेनल्टी में सिर्फ एक किस्म का फाइन पेनल्टी अलाउड है, दैट इज पार्किंग फाइन ऑफ एम्प्लॉइज, अदरवाइज नथिंग. Cost of purchasing movable partitions for use in the office. Movable partition walls. Purchasing. So purchasing से तो वैसे ही समझ आ रहा है यार कि ये पहली दफा खरीद रहे हो. It's not revenue expense, it's capital expense. Purchasing movable partition walls. But इसको खरीदने के बाद ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा मेरे पास? कैपिटल अलाउंस में, एआईए में. Hence no implication. Okay. या सो कैपेक्स है, बट कैपेक्स है तो कैपिटल अलाउंस में चला जाएगा. इसके ऊपर एआईए दे दो, एफआईए दे दो, ईसीए वाला. बोथ आर 100%, बट हमारी प्रेफरेंस पहली क्या है? एआईए देना. सो एआईए दे दो. वापस एक्सपेंस में चला जाएगा, बट एक्सपेंस क्लासिफाइड एज कैपिटल अलाउंस. एनुअल स्टाफ पार्टी, 32 स्टाफ अटेंडेड. एनीथिंग टू डू विद दिस?
Staff party, 32 staff attended. Q not allowed, Zen? Q not allowed? I'm not saying you are wrong. I'm just asking the reason. Or right, I'm not even saying that. I was waiting to hear this comment, Zen. Shamila, you shared the same comment. वो 150 की लिमिट was in the employment income. कि 150 तक हो तो allowed, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होता. We are not talking about employment income. We are talking about trading income. From a trading income perspective, gifts, benefits to employees are allowed. उनकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में जाके देखना है कि उसका क्या होना है. तो वो एम्प्लॉयमेंट इनकम में क्या होना है वो एम्प्लॉई का मसला है. वो बिजनेस का, कंपनी का, सोल ट्रेडर का प्रॉब्लम नहीं है. सो फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ सोल ट्रेडर पर्सपेक्टिव, इट इज अलाउड. ओके. So again, Zen, like I said, these things will be clarified, will be retained in mind with the help of practice. There is no other thing. And at least I can tell you these 2-3 things. ये जो आज डिस्कशन में आई है ये एटलीस्ट आज के दिन में याद रहेंगी. सॉरी, आज के दिन का टेक अवे है तो याद रहेंगी. On 1st April 24, the tax written down value of the plant and machinery pool was 158,000. On 9th August 24, Flight Path Trading Limited replaced 2 delivery vans paying 32,400 for the new delivery vans after receiving a trade-in value of 2,600 for the 2 old vans. इसका मतलब जो 2 नई vans खरीदी वो कितने की खरीदी? 36,800 की. क्योंकि 34,200 पे किया था, 2,600 की उसने पुरानी वैन्स रखी. तो इसका मतलब इफेक्टिवली जो आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू 2 वैन्स बनी वो कितनी बनी? 36,800. AIA मिलेगा 36,800 पे. पुरानी वैन्स का डीपी रिकॉर्ड होएगा इनटू द मेन पूल बाय द अमाउंट 2,600. 1st November, a new car was purchased. The car has CO2 emissions of 15 gram per kilometer. The car is used by managing director and 30% of the mileage is for private journeys. क्या ये गाड़ी हुआ के तौर पे रिकॉर्ड होएगी? क्या ये गाड़ी हुआ के तौर पे रिकॉर्ड होएगी? Correct. The answer is no, because companies के लिए there is no distinction between business private use. एक बात. दूसरी बात, मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉई. एम्प्लॉई के लिए हम बिजनेस प्राइवेट यूज की डिस्टिंक्शन नहीं करते. बिजनेस प्राइवेट यूज की डिस्टिंक्शन होती है सोल ट्रेडर में ओनर के लिए, नॉट फॉर द एम्प्लॉइज. राइट. Calculate tax adjusted trading loss for the year ended 31st March 25. First requirement, tax adjusted trading loss calculate karo. Your computation should commence with the net profit, with the operating loss figure of 162,794 and indicate the use of zero any items which do not require an adjustment. Like I said, Sharmila, I can reiterate. The only way to minimize or to get rid of this problem is practice. Apparently, it looks to me कि आप लोगों का भी थोड़ा सा practice level कम है. But it's never too late. You guys have approximately more than 2 weeks
to practice as much as you can. Um, can I leave this question part A on you guys? I just want to make the question दोनों parts read out करके discuss कर लूं. Assuming that Flight Path Trading Limited claim relief for its trading loss as early as possible. As early as possible मतलब carry forward करना is like the last option. कोशिश करो loss current year carry back में ही adjust हो जाए. Calculate company's total taxable profits for the year ended 30th September 23. 6 months period ended 31st March 24 and the year ended 31st March 25. You should use the pre-formatted response area to structure your answer. Discuss all possible options for offsetting the trading loss available to Flight Path Trading Limited and the potential advantage of a claim for loss relief against a later period. Guys, I'm on part A of the requirement. Sharmila, I read your overall comment. Can I respond to you on this overall point, like maybe once I'm done with my classes? If you are fine with this. By the way, sorry to hear this. Shafiq, Rehab, Samra, Zain, Sharmila, all of you guys. Can I leave this question on you guys, please? Question 3. Perfect. What I can do is I can share the final answers with you of this part, part C. Sorry, question 3, like corporation tax. If anyone has any difference in the answer, we can discuss tomorrow. But like for me, I have another class in next 10 minutes. So you guys should continue, complete this question at your own, and I'll share the answers once I'm done with the classes. So expectedly by 3.5 hours from now, approximately, I will be free. Then I will share the answers with you. I hope that would be fine. Please, like I was discussing at start of the class, for corporation tax and for income tax Excel questions, which I practiced during the live sessions, drop a message in the WhatsApp group, not via DM, in a group. I will share the Excel files with you. Okay, that's point number 1. Point number 2, Rehab, on your comment, I do recall your capital gains. Do start making the summary after this particular question at your own. You can share your summary. I can have a look and provide my feedback to your summary. Then you are advised to attempt the questions on the capital gains. If it's still any issue, we can connect separately. Anything further if I'm missing, please?
If no, I like to say thanks to you guys for today. Tomorrow we will be doing another paper. And since I got the experience today, like to complete one paper in 3 hours slot, including namaz breaks, rather than being lazy in the start, we have to take, we have to be strict and time conscious since the start of the class. So tomorrow I'll take care of that and try my best to complete the paper in the tomorrow session with the feedback on this question as well. Okay. So I hope that is again fine with all of you guys. Thank you very much. If anyone has any comment, unmute yourself. Do ask it now. Zen, you want to say something? Yes, yes, Zen. Quickly. मैंने अपने क्वेश्चन हिट किया तो मैं फिर ये सर सर कैप्टन किट में क्वेश्चन है जैसे HMRC कंप्लायंस चेक करती है ना कोई वेट रिटर्न अगर हमने लेट सबमिट किया है तो उस पे जो है ना वो कंप्लायंस चेक करती है, मतलब उसका टाइम पीरियड होता है 12 मंथ्स का। और अगर हमने ही लेट सबमिट किया है तो फिर वो क्या टाइम पीरियड होगा? सो कंप्लाइंस चेक के लिए द इम्पोर्टेंट थिंग टू कंसिडर इज कि जो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है वो स्टैंडर्ड रिटर्न सबमिशन डेट से है या रिटर्न फाइलिंग की डेट से, दैट विल क्रिएट द डिफरेंस। सो इफ यू आस्क मी, मैं जरा वो टाइम लिमिट एक दफा खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं। एक सेकंड, मैं जरा वो शेयर करता हूँ दोबारा से स्क्रीन। तो जब से हम रिटर्न फाइल करते हैं तब से वो 12 मंथ्स काउंट होते हैं ना? करेक्ट। सो HMRC इंक्वायरी करना चाहे वो एक अलग बात है। नहीं, आपका सवाल इंक्वायरी पे नहीं था, आपका सवाल किस चीज पे था? कंप्लायंस चेक। कंप्लाइंस चेक तो करेगा तो HMRC करेगा, मैं खुद थोड़ी करूंगा कंप्लाइंस चेक। तो कंप्लाइंस जी चेक का जी सर। मतलब क्या है कि जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो लॉज रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ। जी सर जी। सो कंप्लाइंस चेक जब भी करेगा वो HMRC ही करेगा, बंदा खुद से कभी नहीं करेगा। बंदा खुद से तो वो रिपेयर करेगा या अमेंड करेगा। सही। सही है। ओके सर। सर वो एक मैं का करूँ? सवाल है, वो मतलब उसका आंसर सही नहीं आया मेरा। कौन सा क्वेश्चन मैं है? सर मैं देख के और आपको जो है ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा या कल की क्लास में आपको बता दूंगा। ग्रुप पे सेंड कर देना, मैं क्वेश्चन देख भी लूंगा ताकि वो क्वेश्चन देखने का टाइम हमारा कल में सेव हो जाए। ओके ओके, मैंने ग्रुप पे अभी 1-2 दिन पहले ही भेजा था वैसे भी, दोबारा बट भेज किसी देना। ने जवाब नहीं दिया। ओके ओके। दोबारा भेज दो, मैं क्लासेस से फ्री होऊंगा, मैं फिर देख के बता दूँ। दुख नहीं करो कि मेरे मैसेजेस कोई देखता नहीं है, देख के जवाब नहीं देता। सही है। ओके सर। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। इंशाल्लाह।